हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास क्लास। आपका प्रयास क्लास में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट बीपीएससी टीआरई 4.0 का प्रैक्टिस सेट, और इसमें जो है हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, वो सब्जेक्ट पढ़ रहे थे हिस्ट्री। इसमें जो है हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे थे स्टूडेंट, वो सब्जेक्ट पढ़ रहे थे हिस्ट्री। तो जिनका भी अभी बीपीएससी टीआरई 4.0 में हिस्ट्री पीजीटी पेपर 2 का एग्जाम है, उनके लिए जो है ये प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसमें जो है टोटल 10 सेट दिया हुआ है, जिसमें से जो है हम लोग 2 सेट को पढ़ चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट उसको नहीं पढ़े हैं, वो पिछले वाले वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं। और आज जो है हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट, वो पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3। आज का जो है हम लोग का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में क्या शामिल था? तो हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में क्या शामिल था? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है गेहूं, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है दाल, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है सफ़ेद चना, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज में जो अनाज के दानों में जो है क्या क्या शामिल था? तो उसमें गेहूं, दाल, सफ़ेद चना, ये सभी जो है शामिल था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। अधिकांश हड़प्पा स्थल किन क्षेत्रों में स्थित है जहां संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी? तो अधिकांश हड़प्पा स्थल जो है किन क्षेत्रों में स्थित है जहां संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी? तो ये स्थित है अर्ध शुष्क में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 73। भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने के यंत्र तथा उन्हें आपस में मिलाने, मिश्रण करने तथा पकाने के लिए बर्तन आदि हड़प्पा के किस स्थल से मिला था? तो ये जो है हड़प्पा के कौन से स्थल से मिला था? तो ये मिला था मोहनजोदड़ो से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 74। हड़प्पा काल में अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त हैं। सबसे लंबे अभिलेख में लगभग कितने चिन्ह थे? तो सबसे लंबे अभिलेख में जो है लगभग कितने चिन्ह थे? तो इसमें जो है लगभग 26 चिन्ह थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। हड़प्पा काल में विनिमय बाट किस पत्थर का बना होता था? तो हड़प्पा काल में विनिमय बाट किस पत्थर का बना होता था? तो ये बना होता था चट पत्थर का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 76। संस्कृति के पाषाण अभिलेख को शक शासक रुद्रदामन की उपलब्धियों का उल्लेख करने के लिए बनवाया गया था, जिसमें किस झील का वर्णन किया गया है? तो संस्कृति के पाषाण अभिलेख को शक शासन रुद्रदामन की उपलब्धियों का उल्लेख करने के लिए बनवाया गया था, जिसमें जो है कौन से झील का वर्णन किया गया है? तो इसमें जो है सुदर्शन झील का वर्णन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 77। 1877 के दशक में किसने अशोक के अभिलेखों के एक अंश को प्रकाशित किया था? तो 1877 के दशक में किसने अशोक के अभिलेखों के एक अंश को प्रकाशित किया था? तो यह किया था अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 78। कर्नाटक में चालुक्यों का उदय और तमिलनाडु में पल्लवों का उदय कब हुआ था? तो कर्नाटक में चालुक्यों का उदय और तमिलनाडु में पल्लवों का उदय हुआ था 500-600 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 79। आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल लिपि क्या था? तो आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल लिपि क्या था? तो ये था ब्राह्मणी लिपि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 80, किस कारक ने खरोष्टी को पढ़ने में सहायता की? तो किस कारक ने खरोष्टी को पढ़ने में सहायता की? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है हिंद यूनानी राजाओं द्वारा बनवाए गए सिक्कों से। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है इन सिक्कों में राजाओं के नाम यूनानी और खरोष्टी में लिखे गए। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है प्रिंसिपे ने खरोष्टी में लिखे अभिलेखों की भाषा प्राकृत के रूप में पहचान की। तो ये सभी कारक ने जो है खरोष्टी को पढ़ने में सहायता की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 81, कोडू मनाल में बहुमूल्य और कम मूल्यवान पत्थरों से बनाए जाने वाले मूंगों के उद्योग के पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। यह भारत के किस राज्य में अवस्थित था? तो यह जो है भारत के कौन से राज्य में अवस्थित था? तो तमिलनाडु में अवस्थित था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 82, पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श बातें क्या थी? तो पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श बातें क्या था? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है पितृवंशिकता महाकाव्य की रचना से पहले भी मौजूद थी। महाभारत की मुख्य कथा वस्तु ने इस आदर्श को और सुदृढ़ किया। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है पितृवंशिकता में पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उनके संसाधनों पर अधिकार जमा सकते थे। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से अधिकतर राजवंश पितृवंशिकता प्रणाली का अनुसरण करते थे। तो इसमें पूछा था कि पितृवंशिका व्यवस्था के आदर्श बातें क्या था? तो इसमें से जितना भी दिया हुआ है वो पितृवंशिका व्यवस्था का आदर्श बात था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 83, किस यात्री ने 17वीं शताब्दी में भारत की व्यापक गरीबी पर कहा था कि कृषकों को इतना अधिक निचोड़ा जाता है कि पेट भरने के लिए उनके पास सूखी रोटी भी मुश्किल से बचती है? तो कौन यात्री ने कहा था? तो यह कहा था पेलसर्ट ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और पेलसर्ट नामक एक डच यात्री था। कहाँ का यात्री था? तो यह जो है एक डच था। तो पेलसर्ट नामक एक डच यात्री ने 17वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में उपमहाद्वीप की यात्रा की थी। क्वेश्चन नंबर 84, शब ए बारात हिजरी कैलेंडर के कौन सा महीने अर्थात 14वें सावन को पड़ने वाली पूर्ण चंद्र रात्रि है? तो ये कौन सा है? तो ये है 8वां महीना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 85, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और जैन धर्म के अनुसार महावीर से पहले जो है 13 शिक्षक हो चुके थे, उन्हें तीर्थकर कहा जाता है। और जैन धर्म के जो है 24वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। क्वेश्चन नंबर 86, बाबर ने कब बादशाह की उपाधि धारण की जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी? तो बाबर ने कब जो है बादशाह की उपाधि धारण की जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी? तो ये जो है किया था 1507 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 87, बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह किसमें किया गया? तो बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह किया गया है विनय पिटक में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 88, सांची में मिली साल भंजिका की मूर्ति के बारे में कौन सा कथन सही है? तो सांची में मिली साल भंजिका की मूर्ति के बारे में कथन दिया हुआ है और इसमें जो है कौन सा कथन सही है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है इस मूर्ति के बारे में कहा गया कि इसे स्त्री द्वारा छुए जाने से वृक्षों में फूल खिल उठते थे और फल होने लगते थे। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है यह एक शुभ प्रतीक माना जाता था और इस कारण स्तूप के अलंकरण में प्रयुक्त हुआ। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है साल भंजिका की मूर्ति से पता चलता है कि जो लोग बौद्ध धर्म में आए उन्होंने बुद्ध पूर्व और बौद्ध धर्म से इतर दूसरे विश्वासों, प्रथाओं और धारणाओं से बौद्ध धर्म को समृद्ध किया। फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है
दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें पूछा था कि कौन सा कथन सही है, तो इसमें जो है ए, बी और सी तीनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 89, किस इतिहासकार ने सांची को वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र माना था? तो कौन इतिहासकार माना था? तो ये माना था जेम्स फर्ग्यूसन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 90, प्रारंभिक उपनिषद जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म लगभग किस सदी में शुरुआत मानी गई? तो जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म लगभग किस सदी में शुरुआत मानी गई? तो ये माना गया था लगभग 6ठी सदी ईसा पूर्व में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 91, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति एक कैसी व्यवस्था मानी जाती थी? तो वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति एक कैसी व्यवस्था मानी जाती थी? तो दैवीय व्यवस्था मानी जाती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 92, किस वंश के राजाओं को उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता था? तो कौन वंश के राजाओं के उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता था? तो भारत के इतिहास में हड़प्पा सभ्यता में और सातवाहन काल में जो है मातृसत्तात्मक समाज थी। तो मातृसत्तात्मक समाज जो है किस में था? तो हड़प्पा सभ्यता में था और सातवाहन काल में था। तो ये जो है ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, स्तूप का जन्म स्तूप का जन्म एक गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ, जिसे बाद में क्या कहा जाने लगा? तो स्तूप का जन्म जो है एक गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ, जिसे बाद में जो है क्या कहा जाने लगा? तो जिसे बाद में जो है अंड कहा गया। तो ये जो है ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 94, कौन से एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्से हर महत्वपूर्ण शहर में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिए थे? तो कौन से एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार जो है अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्से हर महत्वपूर्ण शहर में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिए थे? तो ये जो है दिया गया था अशोकावदान ग्रंथ के अनुसार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 95, जिस समय सांची जैसी जगहों में स्तूप अपने विकसित रूप में आ गए थे, उसी समय देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने के लिए मंदिर एक चौकोर कमरे के रूप में बनाए जा रहे थे, जिसे क्या नाम दिया गया था? तो उसको जो है नाम दिया गया था गर्भगृह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 96, अलबरूनी किस भाषा का जानकार नहीं था? तो अलबरूनी जो है किस भाषा का जानकार नहीं था? तो वो जो है यूनानी भाषा का जानकार नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्नियर ने देश के कई भागों की यात्रा की और जो देखा उसके विषय में विवरण लिखे। वह किस देश की तुलना में यूरोपीय स्थिति से किए थे? तो वह जो है किस देश की तुलना जो है यूरोपीय स्थिति से किए थे? तो ये जो है भारत की तुलना जो है यूरोपीय स्थिति से किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन जो है इसमें सही है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, 17वीं शताब्दी में व्यापारी के समूहों को महाजन कहा जाता था। तो ये सही है कि 17वीं शताब्दी में व्यापारी के समूहों को क्या कहा जाता था? तो महाजन कहा जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें जो है कौन सा कथन गलत है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, मध्यकालीन भारत के बारे में बर्नियर ने लिखा कि यहाँ के राजा भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा था। सेकंड कथन दिया हुआ है, मुगल काल के दौरान शहर और नगर विनष्ट तथा खराब हवा से दूषित थे। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, बर्नियर के अनुसार मुगल कालीन खेत हरे भरे और उपजाऊ थे। फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से जो कौन सा कथन गलत था उसको चूज करना था।
तो मध्यकालीन भारत के बारे में बर्नियर ने लिखा है कि यहाँ के राजा भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा था, तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है मुगल काल के दौरान शहर और नगर विनिष्ट तथा खराब हवा से दूषित थे, तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन में है बर्नियर के अनुसार मुगल कालीन खेत हरे भरे और उपजाऊ थे, तो नहीं, ये गलत है। इस समय जो है खेत झाड़ीदार तथा घातक दलदल से भरा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 100, मुगल कालीन ग्रंथ ट्रैवलर्स इन द मुगल एम्पायर पुस्तक के लेखक कौन था? तो मुगल कालीन ग्रंथ ट्रैवलर्स इन द मुगल एम्पायर पुस्तक के लेखक था फ्रांसवा बर्नियर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 101, चोल सम्राट परांतक प्रथम ने संत कवि अप्पार सबंदर और किस कवि की धातु प्रतिमाएं एक शिव मंदिर में स्थापित करवाई? तो कराइकर अमियार को का जो है धातु प्रतिमाएं एक शिव मंदिर में स्थापित करवाई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सॉरी स्टूडेंट, इनका जो है नहीं स्थापित करवाया गया था। इनका सुंदरार का जो है धातु प्रतिमाएं और एक शिव मंदिर में स्थापित करवाई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन पूछा था स्टूडेंट कि चोल सम्राट परांतक प्रथम ने संत कवि अपार सबंदर और किस कवि की धातु प्रतिमाएं एक शिव मंदिर में स्थापित कराई? तो अपार सबंदर और सुंदरार का करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102, किस शताब्दी के आसपास इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिलों का गठन होने लगा? तो 12वीं शताब्दी के आसपास जो है इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिलों का गठन होने लगा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 103, 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में असम में श्रीमंत शंकर देव किस धर्म के मुख्य प्रचारक के रूप में उभरे? तो 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में असम में श्रीमंत शंकर देव जो है वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक के रूप में उभरे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 104, सूफी संतों की लोकप्रियता के क्या कारण थे? तो सूफी संतों की लोकप्रियता का क्या कारण था? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है धर्मनिष्ठा, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है विद्वता, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है चमत्कारी शक्ति, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सूफी संतों की लोकप्रियता का कारण था धर्मनिष्ठा, विद्वता और चमत्कारी शक्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 105, किनके शिक्षा से दो संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ? सगुण जो पुनर्जन्म में विश्वास रखता है और निर्गुण जो भगवान के निराकार रूप से पूजता है। तो किनके शिक्षा से जो है दो संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ था? तो रामानंद के शिक्षा से हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीराबाई का गुरु निम्नांकित में से कौन थे? तो मीराबाई का गुरु कौन थे? तो ये थे संत रविदास, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में लिखा हुआ सूफी तज़किरा मीर खुर्द किरमानी का पुस्तक कौन है? तो भारत में लिखा पहला सूफी तज़किरा मीर खुर्द किरमानी का पुस्तक कौन है? तो इनका पुस्तक है सियार उल औलिया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीर का अरबी में अर्थ क्या होता है? तो कबीर का अरबी में अर्थ होता है महान। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कौल का प्रचलन करके चिश्ती समा को एक विशिष्ट आकार दिए? तो किसने कौल का प्रचलन करके चिश्ती समा को एक विशिष्ट आकार दिए? तो ये दिए थे अमीर खुसरो, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110, किस शताब्दी में क्षत्रिय राज उभर कर आए जो इस्लाम धर्म को मानने वाले थे? तो किस शताब्दी में जो क्षत्रिय राज उभर कर आए जो इस्लाम धर्म को मानने वाले थे? तो ये आए थे 18वीं शताब्दी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भक्ति आंदोलन के संदर्भ में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है रामानंद का जन्म इलाहाबाद में तथा बल्लभाचार्य का जन्म वाराणसी में हुआ। सेकंड कथन दिया हुआ है रामानंद के 12 प्रमुख शिष्य भिन्न भिन्न जाति व संप्रदाय के थे। तो सही कथन का चयन कीजिए। तो इसमें जो सही है उसको चूज करना है। तो रामानंद का जन्म इलाहाबाद में तथा बल्लभाचार्य का जन्म वाराणसी में हुआ, तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है रामानंद के 12 प्रमुख शिष्य भिन्न भिन्न जाति व संप्रदाय के थे, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों जो है इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 112, सूफी संतों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? तो सूफी संतों के निवास स्थान को खानकाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है पुष्टि मार्ग के दर्शन को मध्वाचार्य ने प्रतिपादित किया। तो सही कथन का चयन कीजिए। तो इसमें से जो सही है उसको चूज करना है। तो बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का संकलन है, तो नहीं, ये गलत है। बीजक जो है कबीर के उपदेशों का संकलन है, न कि दादू दयाल का। नेक्स्ट है पुष्टि मार्ग के दर्शन को मध्वाचार्य ने प्रतिपादित किया, तो नहीं, ये गलत है। पुष्टि मार्ग के दर्शन को जो है बल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित किया था, न कि मध्वाचार्य द्वारा। तो इसमें पूछा था सही कथन को चूज करना था इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। और अब वह जो है क्या कहलाता है? तो ननकाना साहिब कहलाता है। और ये ननकाना साहिब कहाँ है? तो ननकाना साहिब जो है पंजाब के ननकाना साहिब जिले में स्थित है। ये पाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115, उत्तर प्रदेश में कबीर, रैदास, सूरदास आदि धार्मिक शिक्षक का उत्थान कब हुआ? तो उत्तर प्रदेश में कबीर, रैदास, सूरदास आदि धार्मिक शिक्षक का उत्थान कब हुआ? तो इनका उत्थान हुआ था लगभग 1400-1500 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116, सूफी और राज के बारे में कौन सा कथन सही है? तो सूफी और राज के बारे में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है शासक अपनी कब्र सूफी दरगाहों और खानकाहों के नज़दीक बनाना चाहते थे। तो ये सही है कि शासक अपनी कब्र जो है सूफी दरगाह और खानकाहों के नज़दीक बनाना चाहते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है 12वीं शताब्दी तक आते आते सूफीवाद एक पूर्ण विकसित आंदोलन था। तो ये सही है कि 12वीं शताब्दी तक आते आते सूफीवाद जो है एक पूर्ण विकसित आंदोलन था। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है इस्लाम के आगमन के बाद जो परिवर्तन हुआ वे शासक वर्ग तक ही सीमित थे। तो नहीं, ये गलत है। इस्लाम के आगमन के बाद जो परिवर्तन हुआ वे जो है शासक वर्ग तक ही सीमित नहीं थे, अपितु जो है वह पूरे उपमहाद्वीप में दूर दराज तक और विभिन्न सामाजिक समुदाय, किसान, व्यापारी के बीच जो है फैल गया था। नेक्स्ट ऑप्शन है सल्तनत की स्थापना से राजपूत राज्यों का और उनसे जुड़े ब्राह्मणों का पराभव हुआ। तो ये सही है। तो इसमें पूछा था कौन सा कथन गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118, विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय ने शासन कला के विषय में किस तेलुगु पुस्तक लिखे? तो यह जो है कौन सा तेलुगु पुस्तक जो है लिखे थे? तो ये लिखे थे अमुक्त मलयादय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में शक्ति का प्रयोग करने वाले सेना का प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो विजयनगर साम्राज्य में शक्ति का प्रयोग करने वाले सेना का प्रमुख को जो है क्या कहा जाता था? तो अमर नायक कहा जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120, विजयनगर के जल संपदा के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो विजयनगर के जल संपदा के बारे में कथन दिया हुआ है और इसमें जो है कौन सा कथन गलत है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, तुंगभद्रा नदी द्वारा यहाँ एक प्राकृतिक कुंड है। तो ये सही है, तुंगभद्रा नदी द्वारा यहाँ निर्मित जो है एक प्राकृतिक कुंड है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, यह नदी दक्षिण पूर्व में बहती है। तो नहीं, ये गलत है। यह नदी जो है दक्षिण पूर्व में नहीं बहती है, यह नदी जो है उत्तर पूर्व में बहती है। नेक्स्ट ऑप्शन है, इसके आसपास का भूदृश्य रमणीय ग्रेनाइट की पहाड़ियों से परिपूर्ण है। तो ये सही है। तो इसमें पूछा था कौन सा कथन गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121, 15वीं शताब्दी में फारस के शासक द्वारा कालीकट भेजा गया। तो 15वीं शताब्दी में फारस के शासक द्वारा कालीकट भेजा गया दूत कौन था, जिसने किलेबंदी से बहुत प्रभावित हुआ और उसने दुर्गों की 7 पंक्तियों का भी उल्लेख किया? तो वह जो है दूत कौन था? तो वह दूत था अब्दुल रजाक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122, विजयनगर के शहर के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो विजयनगर के शहर के बारे में कथन दिया हुआ है और इसमें जो है कौन सा कथन गलत है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, पुरातत्वविदों ने शहर के अंदर की तथा वहां से बाहर जाने वाली सड़कों का अध्ययन किए थे। तो ये सही है कि पुरातत्वविदों ने जो है शहर के अंदर की तथा वहां से बाहर जाने वाली सड़कों का अध्ययन किए थे। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, सड़कें समानता पहाड़ी भूभाग से बचकर घाटियों से होकर ही इधर उधर घूमती थी। तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, सबसे महत्वपूर्ण सड़कों में से कई मंदिर के प्रवेश द्वारों से आगे बढ़ी हुई थी। तो कई मंदिर के प्रवेश द्वारों से आगे बढ़ी हुई थी और इनके दोनों ओर मकान बने थे। तो नहीं, ये गलत है। तो इसमें पूछा था कौन सा कथन गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सड़कें जो है ये सड़कें समांतर जो है पहाड़ी भूभाग से बचकर घाटियों से होकर ही इधर उधर घूमती थी और इसमें जो है सड़कों में से कई मंदिर के प्रवेश द्वारों से आगे बढ़ी हुई थी और इनके दोनों ओर बाजार थे, न कि मकान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123, विजयनगर में राजकीय केंद्र बस्ती के किस दिशा में अवस्थित था? तो विजयनगर में राजकीय केंद्र जो है बस्ती के किस दिशा में अवस्थित था? तो ये जो है दक्षिण पश्चिम में अवस्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124, हजार राम मंदिर के बारे में कौन सा कथन सही है? तो हजार राम मंदिर के बारे में कथन दिया हुआ है और इसमें जो है कौन सा कथन सही है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, इस मंदिर का प्रयोग केवल राजा और उनके परिवार द्वारा ही किया जाता था। तो ये सही है, हजार राम मंदिर का प्रयोग जो है केवल राजा और उनके परिवार द्वारा ही किया जाता था। सेकंड कथन दिया हुआ है, इस मंदिर के बीच में देव स्थल की मूर्तियां अब नहीं है। तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, इस मंदिर के दीवारों पर बनाए गए पटल मूर्तियां सुरक्षित है। तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा था कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125, 16वीं 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में करीब करीब कितना प्रतिशत लोग गांव में रहते थे? तो 16वीं 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में करीब करीब जो है 85% लोग गांव में रहते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126, मुगल काल में पंचायत का एक सरदार
मुगल काल में पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे क्या कहा जाता था? तो उसको जो है क्या कहा जाता था? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है मुकद्दम, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है मंडल, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है दीवान, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मुगल काल में पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे मुकद्दम भी कहा जाता था और मंडल भी कहा जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। अमेरिका में गृह युद्ध कब छिड़ा था जिसके बाद ब्रिटेन के कपास क्षेत्र में तहलका मच गया? तो अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ा था 1861 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 128। संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता थे सिद्धू व कान्हू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का कोतवाल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का कोतवाल था गंगाधर नेहरू। क्वेश्चन नंबर 130। अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास कब किया गया? तो अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास 1872 ईस्वी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131। औपनिवेशिक शहर की जिंदगी एक संघर्ष भरी थी जिसमें क्या सम्मिलित नहीं थी। तो औपनिवेशिक शहर की जिंदगी एक संघर्ष भरी थी, इसमें जो है क्या सम्मिलित नहीं था? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है नौकरी पक्की नहीं थी, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है खाना सस्ता था, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है रिहाइश का खर्चा उठाना मुश्किल था, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है क्या सम्मिलित नहीं था? तो खाना सस्ता था, ये सम्मिलित नहीं था क्योंकि खाना जो है महंगा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई और जून 1857 में मार्शल लॉ कहाँ लगाया गया था? तो मार्शल लॉ जो है लगाया गया था उत्तर भारत में। क्वेश्चन नंबर 133। कलकत्ता में नगर नियोजन के समय नवनिर्मित फोर्ट विलियम के इर्द गिर्द एक विशाल जगह खाली छोड़ दी गई जिसे स्थानीय लोग क्या कहे थे? तो जिसे जो है स्थानीय लोग क्या कहते थे? तो उसको जो है स्थानीय लोग मैदान कहते थे, गारेर मठ भी कहते थे। तो उसको जो है स्थानीय लोग मैदान या गारेर मठ भी कहने लगे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 134। औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी कहाँ थी? तो औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी बम्बई थी। क्वेश्चन नंबर 135। 1929 में दिसंबर के अंत में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन किस शहर में किया? तो 1929 में दिसंबर के अंत में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन लाहौर में किया था। कहाँ किया था? तो लाहौर में किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 136। किस पत्रिका ने गांधी जी के बारे में लिखा कि तकुए जैसे शरीर और मकड़ी जैसे पेड़ू जैसे लगते हैं? तो किस पत्रिका ने गांधी जी के बारे में लिखा कि तकुए जैसे शरीर और मकड़ी जैसे पेड़ू लगते हैं? तो ये लिखा था टाइम पत्रिका ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 137। भारत के विभाजन को लेकर कौन सा राष्ट्रवादी महापुरुष ने अंत तक इसका विरोध किए थे? तो भारत के विभाजन को लेकर जो है कौन सा राष्ट्रवादी महापुरुष ने जो है अंत तक इसका विरोध किए थे? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है महात्मा गांधी, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है खान अब्दुल गफ्फार खान, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है भीमराव अंबेडकर, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत में विभाजन को लेकर महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, ये सब जो है अंत तक इसका विरोध किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 138। द अदर साइड ऑफ साइलेंस पुस्तक विभाजन के समय किसने लिखा था? तो द अदर साइड ऑफ साइलेंस पुस्तक विभाजन के समय जो है कौन लिखे थे? तो ये लिखे थे उर्वशी बुटालिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 139। होमिनिड समूह का विशेषता कौन सा सही है? तो होमिनिड समूह का विशेषता जो है कौन सा इसमें सही है? तो फर्स्ट
ऑप्शन में दिया हुआ है मस्तिष्क का आकार बड़ा होता है, तो ये सही है। होमिनिड समूह का जो है मस्तिष्क का आकार बड़ा होता है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है पैरों के बल सीधे खड़े होने की क्षमता, दो पैरों के बल पर चलना, तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है हाथ की विशेष क्षमता जिससे वह औजार बना सकता था और उनका इस्तेमाल कर सकता था, तो ये भी जो है होमिनिड समूह की विशेषता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140। मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण किस युग में हुआ था? तो मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण हुआ था कांस्य युग में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141। मेसोपोटामिया में खानाबदोश जाति के अंतर्गत कौन आता था? तो मेसोपोटामिया में खानाबदोश जाति के अंतर्गत कौन आता था? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है अकद्दी, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है असीरियाई, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है अर्मीनियन, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मेसोपोटामिया में खानाबदोश जाति के अंतर्गत अकद्दी, असीरियाई और अर्मेनियन ये तीनों आते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 142। ऑगस्टस के शासनकाल में इटली की कुल 75 लाख की आबादी में कितने लोग दासता की जिंदगी व्यतीत किए थे? तो ये कितने लोग जो है दासता की जिंदगी व्यतीत किए थे? तो 30 लाख लोग किए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 143। अरब प्रदेश से शुरू होने वाले इस्लाम के विस्तार को प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी कौन सी क्रांति कहा जाता था? तो अरब प्रदेश से शुरू होने वाले इस्लाम के विस्तार को प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी कौन सी क्रांति कहा जाता था? तो राजनीतिक क्रांति कहा जाता था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 144। जिब्रील पैगंबर मोहम्मद के लिए संदेश लाया करते थे, यह कथन इस्लाम के किस पुस्तक में संदर्भित है? तो यह कथन जो है इस्लाम के अजायबुल मखलूकात पुस्तक में संदर्भित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 145। हिटलर की विदेश नीति के उद्देश्य में क्या शामिल था? तो हिटलर के विदेश नीति में जो है क्या शामिल था? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है वर्साय संधि का संशोधन, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है सभी जर्मन भाषी लोगों को एक जर्मन राज्य में संगठित करना, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है जीवन क्षेत्र प्राप्त करने के लिए पूर्व में विस्तार, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हिटलर की विदेश नीति के उद्देश्य में जो है शामिल क्या था? तो वर्साय संधि का संशोधन शामिल था, सभी जर्मन भाषी लोगों को एक जर्मन राज्य में संगठित करना शामिल था, और जीवन क्षेत्र प्राप्त करने के लिए पूर्व में विस्तार, ये तीनों जो है शामिल था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 146। फ्रांस के दूसरे वर्ग अभिजात वर्ग की विशेषताएं कौन सी नहीं थी? तो फ्रांस यहाँ पर जो है फ्रांस हो जाएगा। तो फ्रांस के दूसरे वर्ग अभिजात वर्ग की विशेषताएं जो है कौन इसमें नहीं था? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है अभिजात वर्ग को अपनी संपदा पर अस्थायी तौर पर पूर्ण नियंत्रण था, तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है वह अपनी सैन्य क्षमता नहीं बढ़ा सकते थे, तो नहीं, ये गलत है, ये जो है उनकी विशेषता नहीं था, वह जो है अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ा सकते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें पूछा था अभिजात वर्ग की विशेषता जो है कौन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147। यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो यूरोप में जो है सबसे पहले विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था इटली में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 148। किस वैज्ञानिक ने घोषणा की कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं? यहाँ पे वैज्ञानिक लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा वैज्ञानिक। तो किस वैज्ञानिक ने घोषणा की कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं?
तो ये जो है घोषणा किए थे कोपरनिकस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में से किस इटली के चित्रकार को चित्रकला का जन्मदाता माने जाते हैं? तो इटली के चित्रकार को चित्रकला का जन्मदाता माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं जियोतो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 150, कानून की आत्मा पुस्तक की रचना फ्रांस के किस लेखक के द्वारा हुआ था? तो कानून की आत्मा पुस्तक की रचना फ्रांस के किस लेखक के द्वारा हुआ था? तो यह हुआ था मॉन्टेस्क्यू द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो सेट नंबर 3 में जो है इतना ही क्वेश्चन था स्टूडेंट, इसको जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग सेट नंबर 4 को पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी बीपीएससी टीआरई 4.0 में हिस्ट्री पीजीटी पेपर 2 का एग्ज़ाम है उनके लिए जो है ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो इसको जितना हो सके उतना आप रिवीजन कीजिएगा।